ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, इस अंत विभाजन के अंदर एक दो चीज़ें और है, फिर एक दो बातें और बताता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दो कि मैंने बोला अंत विभाजन में जो बिंदु सी होगा वो ए बी के बीच में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। तो मान लो कुछ ऐसा हो जाए, मान लो ये है बिंदु बी जिसके निर्देशांक है x2 y2, ये है बिंदु ए जिसके निर्देशांक क्या है x1 y1। मान लो ये सी है यहाँ पर, तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान देना, मैंने बोला मान लो यदि बिंदु C ए बी का क्या हो जाए, मध्य बिंदु हो। यदि बिंदु सी ए बी का क्या हो, मध्य बिंदु। मैंने बोला सी ए बी के अंदर कहीं पर भी आ सकता है, तो मान लो कहीं बीच में आ गया। बीच में आने का मतलब ए सी और बी सी की लंबाई समान हो गई, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर समान हो गई। तो अगर समान हो गई तो अनुपात क्या आएगा भाई, अगर अपन ए सी और बी सी का अनुपात निकाले और दोनों की लंबाई अगर समान है तो अनुपात क्या आएगा, कट कट के 1:1 ही आएगा। तो 1:1 आने का मतलब m1 का मान भी 1 हो गया, m2 का मान भी 1 हो गया। तो भैया अब बिंदु सी के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, m2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। तो 1 गुणा x2 x2, 1 गुणा x1 x1, तो ऊपर क्या बचेगा x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 बोलूँ या x1 प्लस x2 बोलूँ, बात एक ही है। और यहाँ पे m1 का मान 1, m2 का मान 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो भैया बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, और y निर्देशांक इस तरीके से y1 प्लस y2 बटा 2। तो भैया अगर बिंदु C मध्य बिंदु है तो भैया मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। बात समझ में, ये सब भी आपको पता है, जल्दी से लिख लें इसको फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ देखो एक चीज़ और ध्यान दे, देखो ये जो है इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान दो, बाहरी विभाजन का मतलब क्या है। अंत विभाजन में आप देख रहे हो बीच में क्या आता है प्लस, बाहरी विभाजन में बीच में क्या होता है माइनस। ध्यान देना कि कैसे पता लगेगा कि विभाजन अंत है कि बाहर है। देखो अंत विभाजन के अंदर जो अनुपात होगा किसका, AC और BC का जो अनुपात होगा वो पॉजिटिव होगा। M1 और M2 का अनुपात क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि अनुपात नेगेटिव है तो इसका मतलब वो कौन सा विभाजन है, बाहरी विभाजन है। कौन सा विभाजन है, बाहरी विभाजन है। बात समझ में आ रही है ना, बाहरी विभाजन के केस में अनुपात क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, अनुपात क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये सब आप लोग ध्यान रखें। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है मेरे हिसाब से, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ इस तरीके से, क्वेश्चन बोलूँ, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ, वैसे आप लोगों ने कर रखा है 10th क्लास के अंदर, है ना, उसको आप एक्सरसाइज को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार बोल रहा हूँ, और DP भी जब मैं दूंगा तो भी ये सेक्शन फार्मूला और दूरी सूत्र पे कुछ 2-4 सवाल डाल दूंगा, ताकि उसको अपन एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में और बैठ जाएगा। वैसे 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, पर एक बार 2-4-5 क्वेश्चन और डाल देंगे अपन थोड़े ढंग से। हाँ ध्यान दो, अगर वो ऐसे बोलेगा कि वह अनुपात, हाँ वह अनुपात ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु C ए बी को, सॉरी ऐसे लिखो कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु C ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है। मतलब आपको अनुपात ज्ञात करना है। बिंदु C आपको दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है। तो आप इस केस में क्या करते हो, अगर आपको याद आ गया सॉल्यूशन करने के लिए, तो अनुपात आप क्या मानते हो, लैम्डा अनुपात 1 मानते थे, याद करो 10th क्लास में। या फिर मैं बोलूँ क्या मानोगे, k अनुपात 1, ये मान लो चाहे ये मान लो, बात एक ही है। किसका मान निकालना आपको, k का। तो यदि k का मान लो ये आ गया -3/4, तो k का मान अगर नेगेटिव आ गया तो भैया नेगेटिव आने का मतलब ही विभाजन कौन सा है, बाहरी विभाजन है। और पॉजिटिव आने का मतलब विभाजन कौन सा है, अंत विभाजन है। बस ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़े, पक्का, ठीक है भैया। अब हेडिंग लिखो आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको पहले से आती थी।
लिखे, हेडिंग लिखे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखेंगे? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये सब बता रहा हूं, ध्यान दो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके अंदर कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, आगे की बातें ध्यान दें प्लीज। क्या है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो। इस टॉपिक के अंदर अपन त्रिभुज के अंदर कुछ पढ़ेंगे। त्रिभुज के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा त्रिभुज का केंद्रक, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, लंब केंद्र, किसके हैं ये सब? त्रिभुज के। ठीक है, तो त्रिभुज के लंब केंद्र क्या होता है, बाह्य केंद्र क्या होता है, कई बार काम आ जाता है आप लोगों के, है ना। तो प्लीज़ ध्यान दें। तो पहला जो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। केंद्रक को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। मेरी बात ध्यान से समझना, ये केंद्र नहीं है। केंद्र तो किसका होता है? वृत्त का। केंद्रक किसका होता है? त्रिभुज का। सॉरी, बात समझ में आ रही है ना कि भैया केंद्र किसका होता है? वृत्त का। और केंद्रक किसका होता है? त्रिभुज का। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज का केंद्रक। तो जो भी मैं बात करूंगा त्रिभुज का ही होगा। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का अंतः केंद्र, जो भी होगा वो आप ध्यान दें, शब्द पे ध्यान दें। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, ध्यान दो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना, सेंट्रॉइड। क्या होता है, ध्यान दो। मैं परिभाषा लिखवा रहा हूँ, फिर समझेंगे, इसको ध्यान दें। लिख ले मेरे साथ साथ कि त्रिभुज की, लिखे मेरे साथ साथ, तीनों त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। भैया ध्यान देना, यह है परिभाषा कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब त्रिभुज की जो तीन माध्यिकाएं हैं, वो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोलते हैं? अब आधे लोगों को समस्या ये है कि सर ये माध्यिका क्या होती है, यही नहीं पता हमको। तो हाँ, जानता हूँ मैं आप लोगों को। तो भैया माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, ध्यान दे, आप ध्यान दे प्लीज़, है ना। जैसे मान लो, हाँ, जैसे ध्यान दे सब लोग, मान लो ये है त्रिभुज, ये तीन शीर्ष है, तो इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ABC। क्या है? त्रिभुज की तीनों माध्यिका। अब ये माध्यिका क्या होती है, ध्यान देना, चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। कुछ लोगों को आती होगी कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसकी परिभाषा बता रहा हूँ मैं? माध्यिका की परिभाषा बता रहा हूँ, लिखे प्लीज। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। दोबारा बोल रहा हूँ, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका। जैसे मान लो त्रिभुज का शीर्ष है A, इस A के सम्मुख भुजा क्या है? BC। मान लो इस BC का मध्य बिंदु क्या है? D। तो ये AD क्या हो गई? ये AD क्या हो गई? ये AD त्रिभुज की एक माध्यिका हो गई। ऐसी ही एक माध्यिका क्या होगी कि मान लो अगर मैं शीर्ष लूँ B शीर्ष के सम्मुख भुजा क्या है? AC। और मान लो AC का मध्य बिंदु है E। मध्य बिंदु का मतलब AE और EC की लंबाई समान है। तो इस B को और E को जैसे ही मैं मिला दूंगा तो भैया ये आ जाएगी आपकी दूसरी माध्यिका। ऐसे ही एक है शीर्ष C के सम्मुख भुजा है AB, जिसका मध्य बिंदु मैंने क्या मान लिया? मान लो F। तो इस शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु F से जैसे ही मैं मिलाऊंगा ये एक माध्यिका और आ जाएगी। तो तीन माध्यिका हो गई, कौन कौन सी? AD,
माध्यिकाएं कौन कौन सी होगी, ध्यान देना मैं लिख रहा हूं। माध्यिकाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई AD, सॉरी, दूसरी हो गई BE एवं तीसरी क्या हो गई CF। और ये जो तीनों माध्यिकाएं, जैसे आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये जो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काट रही है, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, G का मतलब त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक को किससे निरूपित करते हैं, G से, सेंट्रोइड। ऐसे मतलब सेंट्रोइड है तो C से नहीं करेंगे, G से ही करते हैं, हर बुक में G से करा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो त्रिभुज का केंद्रक समझ में आ गया क्या। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटती है वो त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ये है केंद्रक की डेफिनेशन। त्रिभुज का केंद्रक, वृत्त का नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, समझ में आ गया। और माध्यिका क्या होती है, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसकी क्या कहलाती है, माध्यिका। पक्का, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे होते हैं, ठीक है, और आपको क्या निकालना पड़ता है, केंद्रक निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, केंद्रक। ध्यान देना प्लीज। जैसे मान लो कि ध्यान दे एक बार, हाँ ध्यान दे। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, क्या है, ये एक त्रिभुज है ABC। मान लो आपको क्या दे रखे हैं, इस तीनों शीर्षों क्या दे रखे हैं, निर्देशांक। मान लो बिंदु A के निर्देशांक है x1 y1, बिंदु B के निर्देशांक क्या दे रखे हैं x2 y2, और बिंदु C के निर्देशांक क्या दे रखे हैं x3 y3, ठीक है। और मान लो इसका केंद्रक ये रहा G। आपको क्या करना है, इस बिंदु G मतलब केंद्रक के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक जो होगा G, उसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे प्लीज़। ये फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने का सूत्र है। ये केंद्रक ज्ञात करने का मतलब, केंद्रक एक बिंदु ही होता है, और बिंदु ज्ञात करने का मतलब बिंदु के क्या ज्ञात करेंगे, निर्देशांक। और x निर्देशांक क्या होगा बिंदु G का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। x1 क्या है, शीर्ष A का x निर्देशांक, x2 क्या है, शीर्ष B का x निर्देशांक, और x3 क्या है, शीर्ष C का x निर्देशांक। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को, पक्का। कोई दिक्कत हो तो बोलो, समझ में आया, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करें। हाँ, अब देखो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। वैसे आज की क्लास में नहीं बताऊँगा, कल की क्लास में हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। किसका प्रूफ करेंगे, किसका, केंद्रक का, कि ये सर ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बताना है आप लोगों को। तो ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। मेरी बात समझ में आई। तो आज की क्लास में जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको प्लीज़ एक बार ढंग से रिवाइज करके आए, ठीक है ना। ढंग से रिवाइज करने का मतलब जो भी आपने पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक सी बातें पढ़ी है आपने, 15 मिनट का काम भी नहीं है रिवाइज करने का। आप रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग केंद्रक पे ही वापस आएंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये फॉर्मूला आया कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। और फिर केंद्र के बाद अपन त्रिभुजों क्या पढ़ेंगे, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सब चीज़ें हम लोग आप लोगों को मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको नोट कर लें, ठीक है ना, इसको नोट कर ले प्लीज़।